जी नमस्कार। आज गांव बनिहारी में फिर से योग क्षेत्र में जितने हम सहयोग कर सकते हैं करने का प्रयास शुरू किया है। योग के संदर्भ में जो धारणाएं हैं, जो हम खुद भी देखते हैं, जो योग क्षेत्र से जुड़े हैं, आजकल लोग योग से डरना शुरू कर चुके हैं। यानी योग, जो भी कोई कहता है योग करते पहले तो हंसी उड़ाते हैं, कहने वाला हंसी का पात्र बनता है कि योग क्या करने की चीज़ है, कौन करे, बुजुर्ग आदमियों के लिए है या महिलाओं के लिए है, खाली जो व्यक्ति है वही कर सकता है। इसका कारण भी है क्या, योग के अंदर जैसे हर क्षेत्र में समय के साथ साथ बदलाव आया, योग में बदलाव नहीं हुआ। हमारे अनुसार व्यक्तिगत विचार है, उसके अनुसार बता रहे हैं कि जब तक समय के साथ बदलाव नहीं करोगे, योग से लोग हटना शुरू कर देंगे, पीछे होना शुरू कर देंगे, जिससे उसका प्रभाव नहीं आएगा। चाहे शिक्षा नीति हो, चाहे खेल हो, हर एक चीज में समय के साथ बदलाव आता है। ज्यादातर हमारे मित्र हैं, कुछ विरोध में भी रहते हैं कि आप आसन प्राणायाम क्यों नहीं करवाते। देखिए, आसन प्राणायाम एक व्यवस्था है। अगर महर्षि पतंजलि ने जो बताया था आज से कुछ वर्षों पहले, या महर्षि घेरन ने, स्वात्माराम जी ने जो बताया, वो उस समय के लिए ठीक था, क्योंकि उस समय की जो व्यवस्था थी, आहार विचार थे, व्यक्तियों की दैनिक दिनचर्या थी, या उनका जिस तरह का स्वास्थ्य का स्तर था, उसके अनुसार वो विधि बहुत अच्छी थी। उसमें कोई गलती नहीं, ये नहीं कह रहे कि उन्होंने कुछ गलत बताया, लेकिन आज उसको उसी रूप में लागू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह अगर शिक्षा में बात करें, पहले हमारी गुरुकुल पद्धति थी, जो प्रकृति के साथ रह के पढ़ते थे, जंगलों में रहते थे और सारी विधियां उसके अनुसार होती थी। आज अगर बच्चों को हम कहें कि आपको गुरुकुल में रखा जाएगा और वही व्यवस्था रखेंगे, तो संभव नहीं हो पाएगा। आपको गुरुकुल को हाइब्रिड एडवांस करना पड़ेगा, उसमें कंप्यूटर भी लाना पड़ेगा, उनको टेक्निकल है, अलग अलग भाषाएं वो सिखानी पड़ेगी, क्योंकि समय के साथ बदलाव है। लेकिन योग इससे कहीं ना कहीं अछूता रहता जा रहा है। ज्यादातर योग क्षेत्र में क्या रहता है, आते ही बैठेंगे, आपको कहेंगे कुछ अभ्यास होते हैं उछल कूद वाले, वो शुरू कर दीजिए। वो वही व्यक्ति कर सकता है जो लंबे समय से अभ्यस्त हो। मान लीजिए, हो सकता है मैं पिछले 10-15 साल से अभ्यास कर रहा हूँ, मेरा स्टेमिना कह सकते बना हुआ है। अब नया व्यक्ति को योग से जुड़ा है, पहले दिन अगर उनको ऐसे कठोर अभ्यास करवा दिए, आपके लिए तो वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो व्यक्ति टूट जाएगा योग से। क्योंकि हम खुद सुनते हैं, कहते हैं एक दिन हम योग गए थे, योग कैंप लगाया था, 10 दिन तक घुटनों में दर्द हुआ था, आज के बाद तो नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं योग वास्तव में अपना स्वरूप खोता जा रहा है। तो हमें क्या करना है, जैसी आज की जरूरत है। आजकल के युवा साथियों की बात करें, उनके अंदर स्टेमिना नहीं, क्योंकि खाना पीना ऐसे, दिनचर्या ऐसे, सीटिंग जॉब ज्यादा है, तो उसके अनुसार उनको कराओ, ताकि वो धीरे धीरे उस स्तर पे आ जाए जैसा हम चाहते हैं। शुरुआत में अगर हार्ड वर्क शुरू हो जाएगा, प्राणायाम करना शुरू कर देते हैं, प्राणायाम तो बहुत गहरी विद्या है, योग्य व्यक्ति को ही प्राणायाम का दान देना चाहिए। पहले भारत की विद्या थी कि दीक्षा देने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी। हम पे बहुत सुनते थे कि उस कोई शिष्य था जो गुरु बनाना चाहता था, गुरु उससे परीक्षा लेता था बहुत सारी, तब अगर वो पार करते थे तब उन्हें वो अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते थे। लेकिन आजकल जैसे ही हम दाएं बाएं से कुछ पढ़ लेते हैं, सीधा बताना शुरू कर देते हैं, यूट्यूब पर कुछ देख लेते हैं, योग के संदर्भ में करवाना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं गलती है। और इससे एक ही नुकसान रहेगा, लोगों का योग के प्रति जो वास्तविक रुझान नेगेटिव जाएगा, ऋणात्मक जाएगा। हमें फिर से वही प्रयास करना है कि जो आज की जरूरत है उसके लिए योग के अंदर क्या है और कैसे उसके अंदर बदलाव लेके आए, जिससे लोग उससे जुड़े। माने इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, लोगों का मन से जुड़ाव करना पड़ेगा। वो तभी होगा जब आप लोगों की समस्याओं को समझ पाएंगे। समझना पड़ेगा, आपके अनुसार वो चीजें नहीं हो सकती जैसा चाहते हैं। वास्तव में वर्तमान में जो जरूरत है उसके अनुसार योग में परिवर्तन कैसे हो। मुख्य रूप से अगर समस्याओं की बात करें, कुछ ज्यादातर मुख्य समस्या रहती है कि बच्चों का पेट साफ ही नहीं होता, डाइजेशन बहुत वीक है। अगर बच्चों का खाना पीना ठीक नहीं, दिनचर्या में गड़बड़, तो उसको वास्तविक स्वरूप में बताइए। या कपड़ों के ऊपर बात करते हैं, कपड़े खराब पहने, कपड़ा कौन से रंग का पहनना चाहिए, इनके वास्तविक चित्र आप सामने रख दीजिए। बच्चों में इतनी क्षमता, इतना बहुत जरूर है कि वो सही गलत का चुनाव कर सकते हैं। हम बच्चों को इतना कमजोर कर देते हैं कि हम सोचते हैं बच्चों को कुछ नहीं पता, आप ही ज्यादा बुद्धिमान है, या जो बताने के लिए किसी भी क्षेत्र में आते हो यही कहता है कि आप कुछ नहीं जानते। ऐसा नहीं है, बच्चा हर चीज को अच्छे से समझता है। हमारी तरफ से हम जाने कि योग के क्षेत्र में इसका प्रभाव क्या है, उसको अनुभव आता है। नहीं हो रहा तो उसको उस स्तर पे लेके जाओ ताकि वो अनुभव में आ जाए, वो हमारी जिम्मेवारी है। जैसे ज्यादातर कहते हैं कि हम लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन वो प्रभाव नहीं आ रहा, तो आपके करने कराने में, पढ़ाने में कहीं ना कोई कमी है। कमी नहीं तो आप उस स्तर पे नहीं जा पा रहे जहां पर सीखने वाला है। जब तक दोनों का स्तर समान नहीं होगा, उदाहरण के रूप में अगर पढ़ाने वाले का स्तर यहाँ पे और पढ़ने वाले का नीचे,
तो उसको नीचे आना पड़ेगा, ये एकदम से ऊपर नहीं उठ सकता, आप ही को नीचे झुकना होगा और उनके बराबर आके फिर साथ साथ में लेके उसको ऊपर उठना पड़ेगा, तब वास्तव में योग योग कहलाएगा और लोग उससे जुड़ेंगे। जुड़ना चाहते हैं लेकिन वो स्तर, वो लेवल नहीं मिल रहा, वो फ्रीक्वेंसी आपस में मैच नहीं कर रही, जिसके कारण दिक्कत आ रही। और योग तो बहुत बेहतरीन कला है, बचपन से शुरू होती है, ताउम्र चलती है। प्राणायाम की बात करते हो, प्राणायाम तो जन्म से शुरू हुआ मृत्यु तक चलेगा, सांस सभी लेते हैं, इसी को ठीक कर लें। इसका अनुपात देखिए, 1:2 रखें। जितना समय सांस लेने में लेते हो उससे दुगना समय सांस छोड़ने में लगाओ। ज्यादा समय ऑक्सीजन अंदर रहेगी। ऑक्सीजन कहाँ पे रहती है? गले से ऊपर 70% खून होता है। 70% खून, माने इस भाग में आपने ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा दिया तो आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सारी समस्याएं दूर, चाहे वो स्ट्रेस हो, माइग्रेन हो, डिप्रेशन हो, टेंशन हो, सब चीजें वैसे ही चली जाएंगी बिना कुछ करे। हम इसकी जगह क्या कहते हैं, अलग से उसकी काउंसलिंग करवाएंगे। मुख्य रूप से जो साइकोलॉजिकल होता है वो और ज्यादा निर्भर करवा देते हैं। बहुत सारी बीमारियां साइकोलॉजिकल है, कब्ज भी साइकोलॉजिकल हमने देखी है। कुछ पेशेंट आए, शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, वर्कआउट भी अच्छे से किया, हर चीज उन्होंने की, लेकिन वो चीजें नहीं निकल के आ रही, परिणाम नहीं आया। तब थोड़ा सा अध्ययन किया, थोड़ा सा चर्चा की, तब पता चला ये उसके माइंड में सेट है। मेरा पेट साफ हो नहीं सकता, मैं पतला हो नहीं सकता, मेरे घुटने ठीक हो नहीं सकते, मेरे कमर दर्द रहेगा। आज थोड़ा सा झटका लग गया, अब तो पूरी उम्र मुझे गोली खानी पड़ेगी। ये मानसिकता हर रोग के हर क्षेत्र में बनती जा रही है, जिसके कारण बीमार ना होते हुए भी वो बीमार हो रहे हैं। भारत के अंदर कहते हैं कि मानसिक रोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। पहले से ही जैसे WHO है, ये भविष्यवाणी कर देते हैं कि आने वाले साल में आपके इतने सारे डिप्रेशन के पेशेंट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि उन्होंने व्यवस्था ऐसी बना दी, मुझे पता है कि मैं इनको किस आकार में ढाल रहा हूँ। आपका खाना पीना बिगाड़ दिया, आपका पहनावा बिगाड़ दिया, दिनचर्या बिगाड़ दी। अब उन्हें पता है मैंने इनका इतना कचरा कर दिया तो इतने मरीज तो आराम से तैयार होंगे। नहीं, भारत के संदर्भ में वो निर्णय नहीं ले सकते, व्यक्ति के बारे में नहीं ले सकते। मैं ये नहीं कह सकता मेरे मित्र अगले साल बीमार रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन उन्हें पूरे भारत का पता है, कारण उन्होंने व्यवस्था ऐसी दी है। हमें क्या रहता है, हर घर में औषधियां रहती है, चाहे वो होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो या आयुर्वेद हो, बिना कारण की औषधि एकत्रित की हुई है। एकत्रित की, आपने आयुर्वेद की बात करें, औषधियां सीमित होती हैं, हम इकट्ठी कर करके घर पे रख लेते हैं। तो हो सकता है इसके रेट तो बढ़ेंगे क्योंकि हमने बिना कारण के इकट्ठा किए, डिमांड ज्यादा बढ़ा दी। लेकिन जो जरूरतमंद व्यक्ति कहीं ना कहीं उससे छूता रह जाएगा, हो सकता है उतना पैसे भी नहीं दे पाए या वो व्यवस्था मिले भी नहीं। तो कोशिश कीजिए बिना रोक के आप कोई भी औषधि का सेवन ना करें। सेवन से ज्यादा घर पे एकत्रित भी ना करें। हर घर में आपको बुखार, जुकाम, खांसी, कमर दर्द, सिर दर्द की नॉर्मल गोलियां मिलेंगी। इससे क्या रहेगा, आप बिना कारण के, बिना कुछ करे विदेशियों को बढ़ाते जा रहे हो। आ रही कहां से? विदेश से। फार्मास्यूटिकल कंट्री सारी फॉरेन की, वो भारत में सेल करते हैं और हर व्यक्ति को जरूरत बना दी कि आपके घर बीपी की होनी चाहिए, शुगर की होनी चाहिए, कमर दर्द की होनी चाहिए, बुखार की होनी चाहिए, जुकाम की, 10 तरह की गोलियां तो हर व्यक्ति अपने घर में रखता है, भले ही कोई बीमार ना हो, लेकिन गोलियां रहेगी। अरे कुछ हो गया, आप गोली ले लो, आज गोली लेनी शुरू कर दो, कल को दूसरी बीमारी आपको देगी। सरल रूप में इस क्षेत्र में अगर थोड़ा सा समझना शुरू करें, आज तक कोई गोली ऐसी नहीं बनी जो रोग से मुक्ति देती है, हाँ, आपको बांध के रखती है, जैसे बीपी या शुगर की रहती है। अगर वो औषधि सही है तो आपको ठीक करके दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, आज मेरा बीपी बढ़ना शुरू हुआ, मैंने एक गोली का सेवन किया, 6 महीने तक लिया, वो 30 से 40 mg या 100 mg की थी, अगले साल लिया तो 150 से 200 पे लेके जा रही है। माने मेरे शरीर की क्षमता पहले से ज्यादा गिर गई। जो चीज पहले छोटे से ठीक हो रही थी आज बड़े से ठीक नहीं हो पा रही। माने हर रोज वो गोली मुझे बीमार करती जा रही है और हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए, कुछ नहीं, सुबह गोली खानी, एक गोली शाम को खानी, सारा दिन मस्ती करनी, कोई चिंता नहीं। योग के प्रति नहीं आ रहे, योग कहते हैं उनको आप ये कीजिए, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दवाइयों में मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, रोज नए साल्ट डाले जा रहे हैं, जल्दी प्रभाव, क्योंकि हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हो जाए। अब बहुत सारी गोलियां ऐसी जिसका इतना ज्यादा साइड इफेक्ट है, फॉरेन के अंदर जहां पे बनती है वहां का डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब भी नहीं करता, और भारत के अंदर हर घर में हर व्यक्ति उसको ले लेता है। ये थोड़ी सी हमारी नासमझी है, हम वो प्रभाव नहीं कर पा रहे या लोगों को समझा नहीं पा रहे या जागरूक नहीं कर पा रहे जिस तरह से हमें करवाना चाहिए। तो योग मित्र का प्रयास भी यही है कि वास्तविक जो चित्र है उसको सामने रखना है। जैसे छोटा बच्चा घर में जन्म लेता है, सबसे बड़ी समस्या घर के अंदर डायपर की व्यवस्था करती है। डायपर क्या करेगा, उसके जनेंद्रिय अंग जो है वहां पर वायु का वेंटिलेशन बिल्कुल बंद कर देगा, हवा वहां पर जाएगी नहीं। और रबड़ कहते हैं सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट भले हो, लेकिन त्वचा उससे भी ज्यादा सेंसिटिव होती है छोटे बच्चे की, वो कहीं ना कहीं रक्त के प्रभाव को रोकता है, जिससे जनेंद्रिय अंगों का विकास नहीं होता। हम खुद भी देखते हैं। फिर दोबारा जब थोड़े से बड़े होते हैं, फिर रबड़ वाले अंतरंग वस्त्र अंडरगारमेंट आते हैं, वो कमर पे और जंघाओं पे दोनों पे वही समस्या रखते हैं।
और ये अंडरगारमेंट या रबड़ वाली समस्या तो पूरी उम्र ही रहती है, और 24-25 साल तक जहां पर रक्त का प्रवाह कम कर दिया, शरीर काम चलाता है कम से कम में, आप कठोर अभ्यास करते हो, सांस चढ़ जाता है, इंटरनल ऑर्गन किसी ना किसी तरह से उसका रास्ता निकालते हैं, बहुत ज्यादा होता है तो आपको रुकना पड़ता है, या सांस लेते हैं, सांस चढ़ेगा, मुंह खुल जाता है, अपनी तरफ से शरीर लड़ता है हर रोज। आप जो भी कचरा खाते हो, अगर शराब का सेवन करते हो, लीवर फाइट करेगा, लेकिन जब वो हार जाएगा तब हम कहते हैं तो बीमार हो गए। हम उस स्तर तक जाए ही ना। बच्चों को अंडरगारमेंट में रबड़ हटा दो, बड़े छोटे सब रबड़ को दूर कर दो, आप खुद महसूस करेंगे भारत के अंदर से कमर दर्द, पैरों में दर्द होना या मासिक धर्म में नियमित होना, गर्भाशय के नीचे खिसकना, पुरुष के अंदर जो धातु रोग है वो एक भी नहीं रहेगा अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक रबड़ को हटा दे। दूसरा, अंडरगारमेंट के जो रंग है वो भड़कीले ना ले, जैसे लाल काला गहरा रंग लोगे ऊर्जा को उठाते हैं, उससे फिर वही दिक्कत आती है, ऊर्जा उठ जाती है लेकिन ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिलता है क्योंकि रबड़ रहता है तो वो प्रभाव नीचे करता है, फिर उसी से गर्भाशय नीचे खिसकेगा, श्वेत प्रदर चलता रहेगा, पुरुष के शुक्राणु कम होते रहेंगे। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि बिना कुछ करे ही आप स्वस्थ हो जाए। अब बिना कुछ करे बीमार हो रहे, कहते हम तो ऐसा कुछ करते नहीं, करते क्यों नहीं? आपने तो उसको अपनी दिनचर्या में डाल लिया। रबड़ हमारे कपड़ों में, पूरे कपड़े स्ट्रेचेबल आते हैं, पैंट शर्ट टी शर्ट, अभ्यास करते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं उसमें अगर पहने तो ठीक है, लेकिन कोशिश क्या करनी है, इसको ना ही पहना जाए। जैसे कहते हैं जींस पहनने, जींस का सिर्फ नुकसान क्या है, उसका आसन छोटा रहता है और हिप जॉइंट को बहुत खराब कर देता है, उसको लोग खराब कर देता है, आप चल नहीं पाते, लंबे स्टेप रख नहीं पाते। लंबे स्टेप नहीं रखोगे इसका मतलब दोनों जंघाओं में घर्षण रहेगा, वहां ऊष्मा का निर्माण होगा, गर्मी बढ़ेगी, जनेंद्रियां खराब हो जाएंगे, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री। पुरुष के रहेंगे तो उनके देखते हैं कि अंडाशय जो कहते हैं वृषण शरीर के जितने पास में रहेंगे ऊष्मा बढ़ेगी, वो शुक्राणु अपने आप गिर जाएंगे। सरल सी बात है, क्योंकि जो हमारे वीर है धातु की बात करें तो उसका तापमान शरीर के तापमान से बहुत कम होता है। तो शरीर को देखते हुए परमात्मा ने अच्छी व्यवस्था की, शरीर स्त्री का अलग है पुरुष का अलग है। तो पुरुष को बताया गया कि आपको ढीले कपड़े, स्त्री अगर ढीले पहनेगी तो उसका गर्भाशय एकदम रिलैक्स रहेगा। माने जनेंद्रिय अंग एक ऐसे सेंसिटिव ऑर्गन है जो बहुत जल्दी संवेदना व्यक्त करते हैं, अगर उनको थोड़ा सा फ्री छोड़ दिया, रिलैक्स छोड़ दिया तो उनका विकास भी अच्छे से होगा। हमारे दादा दादी माता पिता है उनसे पहले की बात करें तो हर एक के बच्चे कम से कम 6 से ज्यादा थे, 5-6 बच्चे होते थे, सबके नॉर्मल बच्चे होते थे। और उन महिलाओं का शरीर वृद्ध होने के उपरांत भी आजकल की युवाओं से बहुत अच्छा था, और अब भी है। कुछ बुजुर्ग अगर बचे हुए पुराने तो उनका शरीर आज के युवा से, माने आज के युवा पहले के वृद्ध से भी कम हो गए। कहाँ कम हो गए? वो काम भी अच्छा करते हैं, खाना भी घर का खाते हैं। वो कारण ये रहा कि हम दिनचर्या में ऐसी बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं जिससे हम बीमार हो रहे हैं। पहला तो कपड़ा आया, उसके अंदर रबड़ का प्रयोग हुआ, उसका गहरा रंग हुआ। दूसरा, आप जब भोजन करते हो, भोजन कितनी बार करें, कैसे करें? आजकल के जो डाइटिशियन है वो क्या कहते हैं, भोजन को टुकड़ों में देते हैं, थोड़ा थोड़ा खाएं। अब ये डाइटिशियन कहते हैं उन्होंने तो शिक्षा प्राप्त की, पढ़े लिखे हैं, लेकिन थोड़ा सा अध्ययन करेंगे इन्होंने शिक्षा कहाँ की प्राप्त की? विदेश की। विदेश के जो सिलेबस आया तैयार होके वही उन्होंने पढ़ा, उन्होंने गलत नहीं बताया क्योंकि उन्होंने पढ़ाई वही है। अब पहले अगर डाइट प्लान कोई बनाना चाहता है तो सरल सी चीज देखिए, वहां पर जो जीव जंतु रहते हैं वो बीमार क्यों नहीं होते? उनको कोई डाइट प्लान थोड़ी देता है। क्यों उनके फैट नहीं बढ़ता, क्यों उनके घुटने खराब नहीं होते? कारण वो उस वातावरण में होने वाले सब्जी फल घास का ही भोजन करते हैं, उसी को ग्रहण करते हैं, इंसान को छोड़ के। जैसे भारत की बात करें, भारत के अंदर ड्राई फ्रूट की बात करें तो कहाँ मिलेंगे? ठंडे इलाके में। ठंडे इलाके में क्यों मिलेंगे? क्योंकि वहां पर पाचन तंत्र कमजोर है। सरल रोटी पचाकर उससे ऊर्जा बनाने में बहुत समय लगेगा, शरीर नहीं पचा पाता। तो परमात्मा ने वहां पे व्यवस्था क्या की, वहां पर सेब और ड्राई फ्रूट उत्पन्न कर दिए जिससे सीधी ऊर्जा मिले और सुपाच्य वो चीजें रहे। तो इन चीजों को उन्होंने ग्रहण किया तो उनके लिए वो चीजें ठीक थी। अब हम कहते हैं हम क्या खा नहीं सकते? ड्राई फ्रूट में कमी नहीं है, सेब में कमी नहीं है, लेकिन क्या वो हमारे लिए है? क्या हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? बहुत नहीं। हम गलती यही करते हैं, बच्चा कमजोर होगा डाइट बढ़ा देते हैं अच्छी से अच्छी, वो गलती करें। खाना कम से कम करो, उसका पाचन तंत्र अच्छा करो। सूखी रोटी अगर शरीर में लगनी शुरू हो गई, पचनी शुरू हो गई तो वैसे ठीक हो जाएगा। तो कोशिश क्या करनी है, डाइट प्लान से बचो। दूसरा, अगर आप ठंडे इलाके में रहते हो, ठंडे इलाके में आपका पाचन तंत्र कमजोर है तो आप भरपेट भोजन नहीं कर सकते। विदेश के अंदर अगर बात करते हैं 8 से 10 महीने बर्फ रहती है तो वहां पर पाचन तंत्र बहुत कमजोर है। तो उन्होंने पाचन तंत्र करने के लिए, शरीर में गर्मी उत्पन्न करने के लिए एक चीज जोड़ दी, अल्कोहल या वाइन, जो जरूर लेते हैं। शराब का सेवन अवश्य करते हैं विदेशों में, जो ठंडे इलाके उनके अंदर, कारण गर्मी बनती ही नहीं तो अप्राकृतिक रूप से वो अपने शरीर में गर्मी बनाते हैं। खाना खाए उसके बाद वो ड्रिंक जरूर करते हैं, वो मजबूरी भी किसी तरह पचाने की कोशिश करते हैं लेकिन शरीर पचा नहीं पाता। तो वहां पर एक चीज निकल के आई कि उनके कब्ज भयंकर रहती है।
कब्ज रहेंगे तो उनके जोड़ के रोग रहेंगे, क्योंकि वात रोग है। जोड़ खराब होंगे, घुटने खराब हो जाएंगे। घुटने माने वो ओकड़ू बैठ नहीं सकते तो पेट साफ कैसे करेंगे? कुर्सियों पे बैठे बैठे करेंगे। वो वहां की व्यवस्था है, वहां पर आप ओकड़ू बैठ नहीं सकते क्योंकि वातावरण ऐसे ठंडा ऐसा है, तो जॉइंट की नेचुरल मूवमेंट पहले से काफी कम हो जाती है। लेकिन भारत के अंदर भी चीजें लागू हो रही है। भारत में घुटने खराब हुए, वजन बढ़ा, इसका उपचार ना करके घर के अंदर पाश्चात्य सभ्यता वाले जो शौचालय की सीट है बोले उससे जो थे आप तो खराब हुए आपको देख के जो नए बच्चे हैं, नई पौध है, वो भी उसी का अनुसरण कर रही है। नए बच्चे आपने टॉयलेट सीट लगाई बुजुर्गों के लिए, जो व्यक्ति बीमार था, लेकिन प्रयोग कौन कर रहे हैं? जो नए बच्चे हैं, युवा। क्यों मेहनत करें? क्योंकि वो कुछ अलग दिख रहा है, नया दिख रहा है, इसलिए उसकी तरफ जा रहे हैं। उन्होंने जाने में उसका प्रयोग किया, उनके घुटने अंदर आगे, नीचे से पैर बाहर निकल गए। जो पाश्चात्य सीट का प्रयोग करके पेट साफ करते हैं, सुबह सुबह छोटे बच्चे हैं बड़े, उनकी यही समस्या है कि बतख की तरह ऐसे ऐसे करके चलते हैं, घुटने अंदर टकराने शुरू हो गए। उन्हें नहीं पता चला, माता पिता को भी नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ। बच्चा हमारा शारीरिक रूप से सब कुछ ठीक था, गलतियां कहाँ से हो रही? गलती यहाँ से हो रही है। आप रोगी के लिए कुछ उपचार करने की व्यवस्था ले आए। उदाहरण के रूप में अगर घर पे किसी की दिक्कत है, कमर दर्द, आप कोई मसाजर लेकर आते हैं, हीट प्रोड्यूस करके जाते रहे, ऐसे ऐसे बैठ दे देते हैं, वो गर्मी उत्पन्न करता है, लेटे रहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। अब उस मसाजर का प्रयोग आम बच्चा भी करता है, घर पे हर सदस्य प्रयोग जरूर करता है, उन्हें भी अच्छा लगता है, तो बार बार इन मशीनों का प्रयोग करने से आप उसके आदी हो जाते हैं और जाने अनजाने में आप कब बीमार हो जाते हैं आप ही को पता नहीं चलता। तो इन छोटी छोटी गलतियों को कर करके हमने शरीर को इतना बीमार कर लिया है कि अब हम उसको ठीक करना चाहें, एकदम से ठीक नहीं होगा। आपको उसके 23 घंटे के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास कोई आता है तो स्पष्ट कह देते हैं कि हमारे पास आने से आप ठीक नहीं होंगे। आप सोचे कि 1 घंटा अभ्यास करने से, हमारे पास जुड़ने से ठीक हो जाएंगे, सबसे बड़ा झूठ है। कोई कहता है ना 1 घंटा योग करके आप पूरे दिन की दिनचर्या हमेशा स्वस्थ रहेंगे, ये सबसे बड़ा झूठ है, संभव ही नहीं है। जब तक आप 23 घंटे ठीक नहीं करेंगे, 23 घंटे में आपका खाना पीना ठीक होना चाहिए। खाना कितनी बार खाएं, खाना होता क्या है, खाने के ऊपर जो चर्चा चल रही है उसको थोड़ा सा पूरा करते हैं। खाने का मतलब ये नहीं कि आपको भरपेट भोजन मिले, चलते फिरते कुछ भी खा लेते हैं, या कोई आपसे बातचीत करता है, जाने अनजाने में आप ग्रहण कर रहे हैं। जैसे हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन दी, ज्ञानेंद्रियां दी, कौन कौन सी? आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। आंख देखते हैं, कान से सुनते हैं, नासिका से सुगंध लेते हैं, जीवा से हमको स्वाद होता है, त्वचा से स्पर्श करते हैं। ये 5 चीजें आपको ग्रहण करवा रही, माने आप कोई ना कोई आहार ग्रहण कर रहे हैं। वो भोजन चबाकर खाना वो तो बहुत सीमित है, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ देख रहे होते हैं, कुछ स्पर्श कर रहे होते हैं, कानों से कुछ सुन रहे होते हैं, तो सारा आपका भोजन कहलाता है। अब आपको नहीं पता कि मुझे देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, मुझे सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। जाने अनजाने में सुनकर भी आप अचेतन मन को इतना फुल कर लेते हैं कि जैसे आप सोने जाते हैं, सोते समय वो विचार उत्पन्न हो जाते हैं, सपने के रूप में आते हैं, जिससे आपकी नींद पूरी नहीं होती। सोने का प्रयास करते हैं, फिर विचार चलने शुरू कर देते हैं। हमारे दिमाग की एक खास बात, इसकी कमी और इस विशेषता एक ही है, अगर कोई विचार इसके अंदर चला गया, उसको अपनी तरफ से पूरी गहराई तक लेके जाता है। चाहे किसी के साथ लड़ाई हो गई हमारी, अब मन में इतना आएगा, मैं उसका खून कर देता, ये कर देता, उसके परिवार वालों को मार देता, ये चलता रहता है जब तक अंत समय तक ना जाए। और आपका सोच का प्रभाव आपके ऊपर रहता है। एक प्रयोग करके देखा कि आपकी सोच आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करती है कि नहीं। एक कोई बिल्ली थी, उसको भोजन दिया गया, लेकिन साथ में क्या रहा, उसके पेट के ऊपर अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई कि वो जांचना चाहते थे किस तरह। अब बिल्ली को जैसे भोजन दिया गया, पीछे से उसको डराया गया या शेर का एकदम से चित्र दिखाया गया, वो मानसिक रूप से भयभीत हो गई, लेकिन उसे पता चल गया चित्र था, लेकिन उसका प्रभाव उसके अंदर क्या रहा, 6 घंटे तक वो पाचन तंत्र शुरू ही नहीं हो पाया। सब कुछ ठीक होते वो शुरू नहीं हो पाया। तो आज हमारे बच्चे फोन टीवी देख देख के भोजन करेंगे, अखबार पढ़ते पढ़ते बातें कर करके भोजन करेंगे, तो पाचन तंत्र कैसे ठीक होगा। सिर्फ एक बार डराने के बाद 6 घंटे तक पाचन तंत्र शुरू नहीं हो उस जीव के अंदर, तो हम भी उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, उसी श्रेणी के अंदर आते हैं। तो आप भोजन को ठीक नहीं करेंगे, उसकी व्यवस्था को समझेंगे नहीं। भोजन तो बहुत पवित्र भाव होता है, बनाने वाले का धन्यवाद होना चाहिए, उस परमात्मा को होना चाहिए, हमें इससे योग्य बनाया कि हम कुछ ग्रहण करने योग्य हो गए, हमें वो क्षमता मिली, तो उसका सम्मान करके भोजन को तो भोग के रूप में अर्पण किया जाता है। आजकल तो ब्रेकफास्ट होता है, नाश्ता होता है, जो नहीं होना चाहिए। आप भोजन ग्रहण करते हो, उसका सम्मान करो, जो बना के लाए उसका भी, और जिसने इसके पीछे मेहनत की, इसके पीछे किसान की मेहनत है, इस मिट्टी की मेहनत है, धरती माँ को हम मानते हैं, तो इसको नमन करना चाहिए।
इन चीजों से जाओगे, आप भावनात्मक रूप से वास्तव में भोजन ग्रहण करोगे, अन्यथा आप उस भोजन को करके भी ना करने के बराबर हो जाते हैं। बहुत कहते हैं हम बहुत अच्छा खाते हैं, शरीर के नहीं लगता, कुछ कहते हैं हम पानी भी पीते तो भी शरीर के लग जाता है। यही उसका कारण है कि आप भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पा रहे, आपको नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, इसलिए हम अपने आप से दूर हो गए, खुद के होकर भी खुद के नहीं रहे, या बहुत कुछ करके भी जीरो हो जाते हैं। और इन्हीं चीजों को बदलने के लिए आपको योग के अंदर आना पड़ेगा, या इस तरह गए योग को स्वीकार करना पड़ेगा। योग तो आपके जीवन में हर क्षण है, जन्म लिया उससे पहले योग शुरू होता है, मृत्यु के बाद तक चलता ही रहता है। बस हमें केवल और केवल जागृत होना है, जागना है, उस स्तर तक अपनी मानसिकता को लेके जाना है ताकि संवेदना को समझ पाए। हम बहुत बार बुजुर्गों के साथ ज्यादा रहे तो कई बार हम देखते हैं बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, कोई व्यक्ति चल के आता है, थोड़ी सी बातचीत करता है, जाने के बाद या साथ में कहते हैं कि ये आदमी ठीक नहीं है। हमने खुद ने अपने हर एक ने ऐसा जरूर अनुभव किया होगा कि इसका स्वभाव ठीक नहीं है, या कहीं ये दोगला है, माने दूसरे स्वभाव का, कह कुछ रहा है अर्थ कुछ हो रहा है। हालांकि उससे उन्होंने बातचीत नहीं की, लेकिन उसका हो सकता है चलने फिरने का, या वो इतने सेंसिटिव थे कि सामने वाले का भाव तुरंत पकड़ देते थे। हमारे अंदर वो कला सबके अंदर थी, कहाँ चली गई? हम सिक्स सेंस की बात करते, भारत के अंदर हर व्यक्ति के अंदर सिक्स सेंस होते थे। सिक्स सेंस माने होने से पहले उसका आभास हो जाना, और ये चीजें जीवों में ज्यादा होती है, इसलिए जीव बीमार कम होते हैं। उन्हें पता चल जाता है प्रकृति के अंदर परिवर्तन आ रहा है, शरीर के अंदर बदलाव आता है उनके। अगर आप प्रकृति से जुड़ गए तो सीधे का सीधा प्रकृति आपके साथ जुड़ी होती है। जैसे जंगल में अगर जीव को देखें, भालू या वो जीव है, जैसे ही सर्दी आएगी उनके शरीर के अंदर चर्बी बढ़ानी शुरू होती है। ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, शरीर इतना प्रकृति से जुड़ा है, वो खाना खाकर शरीर में चर्बी बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और जैसी गर्मी आती है, भोजन भले ही ज्यादा करे लेकिन अब चर्बी नहीं बनाएगी, क्योंकि प्रकृति और शरीर एक से जुड़े हुए हैं, दो होकर भी एक है, तो अतिरिक्त चर्बी ना बना के उसे ठीक कर देती। सर्दी में पता है ठंड लगेगी, आंतरिक अंग खराब होंगे तो चर्बी बढ़ा लेगी करेगी। जैसे हम कपड़े पहन लेते हैं ठंड से बचने के लिए, तो शरीर को झेलने की आवश्यकता नहीं रही, इसलिए शरीर वैसा करता ही है। खाना तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, डाइट भी बढ़ा लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन वो चीज नहीं आती जो हमें चाहिए। आपको ठंड झेलनी आनी चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए ठंड क्या है, गर्मी क्या है, बरसात क्या है, आंधी कैसे होती है, सूखापन कैसे होता है। हर चीज से जिसको गुजारोगे, जैसे बच्चा जन्म लेता है वहीं से कमजोर करते हैं। आज पता चल गया कि कोई महिला गर्भवती हुई, आज से उसको इतनी सुविधाएं देनी शुरू कर देता है, आपको हिलना नहीं, चलना नहीं है, डुलना नहीं। ये आप तो खराब होगे, जो घर में बच्चा पल रहा कमजोर हो जाएगा। अगर वो मेहनत नहीं करेगी महिला तो वो हिल नहीं पाएगा, गर्भाशय फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, बच्चा कमजोर है। हाँ, माँ जितना काम करती है उतनी पीड़ा उस बच्चे को पेट में होती है, लेकिन उस पीड़ा को झेलकर जब वो वास्तव में नॉर्मल डिलीवरी करके आएगा तो उसे बाद में दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बीमार होएगा ही नहीं। लेकिन हम करते उल्टा है, माँ जाने अनजाने में अपनी तरफ से सुविधाएं हम सब करते हैं। हम महिलाओं को इतना सुख संपन्न करते जाते, डॉक्टर ये कहते हैं कि बेड रेस्ट दो। आज पता चल गया अब 9 महीने तक इससे कोई काम ना करवाना। 9 महीने काम नहीं करेगी तो करेगी क्या? वो या तो टीवी देखेगी, फोन देखेगी। ना कुछ करते हुए आपने बहुत कुछ कर दिया, और उसी विचारधारा का संतान उत्पन्न होती है। हर घर से यही सुनते हैं कि बच्चे कहना नहीं मानते, जिद्दी हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, काम में मन नहीं लगता, या विरोध ज्यादा करते हैं। यहीं से करते हैं क्योंकि आपने करना छोड़ दिया और वो जाने अनजाने में उसके स्वभाव में डल गया। तो पहली गुरु, पहली जो शिष्या जिसको सिखाने की ज्यादा जरूरत है, हमारी महिलाएं, चाहे बहन है, पत्नी है, माँ है, उनको जब तक आप नहीं जोड़ोगे व्यवस्था परिवर्तित नहीं होगी। पुरुष का प्रभाव रहता है, लेकिन पुरुष सेकेंडरी होता है, क्योंकि गर्भ केवल और केवल माँ के अंदर दिया है, स्त्री के अंदर दिया है। कोई कारणवश दिया होगा कि महिलाएं सेंसिटिव ज्यादा होती है, पहले से सब चीजें समझती है। तो उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि जो आपके शरीर में उत्पन्न नहीं हुआ तो उसके लिए क्या जाना चाहिए, क्या भोजन उसके लिए जरूरी, क्या मेहनत जरूरी। हमने तो बहुत बार सुना है कि वो महिलाएं, जैसे शाम को अगर उसका डिलीवरी होनी तो सुबह तक महिलाएं काम करती थी, और शाम को खेत में भी काम करती थी। खेत में भी डिलीवरी हुई है, वो भी नॉर्मल बिल्कुल। एक वो महिला थी, आज एक बार डिलीवरी हो जाए, पहले तो नॉर्मल करते नहीं, सिजेरियन करते हैं, पूरी उम्र की पीड़ा उस महिला को रहती है, टीके लगाते हैं कमर के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर, तो उससे तो बहुत दिक्कत आती है। आप पूरे से उसका नर्वस सिस्टम भी बिगाड़ देते हैं, माने उसको फीलिंग्स खत्म कर दी, उसकी कोई पीड़ा नहीं, शरीर को काट के टुकड़े कर दो, उसे कुछ महसूस नहीं होगा। माँ को महसूस नहीं हो रहा तो बच्चों की संवेदना भी खत्म होगी, अब बच्चा भी महसूस नहीं कर पा रहा। फिर कहते बाहर होता जब वो रोता नहीं, अरे आपने व्यवस्था ही खत्म कर दी। जिससे जो जुड़ा है उसके अंदर सेंसेस खत्म कर दोगे तो बच्चे के अंदर कैसे आएगी? हाँ, वो प्रभाव जरूर आ जाएगा, वो भी जाने अनजाने सेंसिटिविटी से दूर हो जाएगा। आप जो बताना चाहते हो, जो समझाना चाहते हो, चाहे प्यार से, चाहे गुस्से से, चाहे जिद से, वो उस चीज को वैसे नहीं समझ पा रहा। हम बहुत प्रयास करते हैं बच्चे को हर तरह से समझाने का,
लेकिन वो प्रभाव नहीं कर पा रहा। कारण हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, उसको नहीं समझोगे, बहुत बड़ी गलती नहीं है, हमारी थोड़ी सी समझ में फर्क है। तो प्रयास क्या करना है, बच्चे के जन्म से पहले जब बच्चे के माता पिता उसके बारे में सोचते हैं कि हमारे संतान होनी चाहिए, किस भाव से विचार रखा गया है, केवल इसलिए कि जनसंख्या बढ़ानी है, ये तो हर जीव करता है, लेकिन हम व्यवस्था क्या रहेगी। आजकल एक चीज चल रही है कि डीएनए जीन के अंदर चेंज करके जैसा बच्चा चाहते हो, जैसी शक्ल चाहते हो, जिस तरह का स्वभाव चाहते हो, वैसी वैसी क्वालिटी उस बच्चे के अंदर आ सकती है। फॉरेन के अंदर चल रहा है, काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर ये व्यवस्था हजारों वर्ष पहले थी। माँ ऐसी वैज्ञानिक थी, आजकल की साइंटिस्ट उससे बहुत आगे की महिला थी, उसे पता था कि मैं किस तरह के संतान उत्पन्न करना चाहती हूँ। वैसा भाव, वैसा वातावरण, वैसा कार्य, वैसा उसका स्वभाव, वैसे उसकी ग्रहणशीलता 9 माह तक रहती थी, वैसे ही बच्चा पैदा होता था, कुछ अलग करने की आवश्यकता ही नहीं रहती थी उसे। लेकिन आजकल आपके डीएनए से छेड़खानी सिर्फ पुरुष के अंदर नहीं, हर चीज में कर दी है। जैसे आपके भोजनचर्या की बात करें, आपके जो फल सब्जियां हैं सारे हाइब्रिड हो रहे हैं। हाइब्रिड ऐसे नहीं हो रहे, उनके जीन के साथ छेड़खानी की गई, उसके जो वास्तविक गुण धर्म है उसके अंदर छेड़खानी कर दी, 2 से 3 को मिला मिला के ऐसा कचरा बना दिया। वो हम खुद देखते हैं, कई जगह बाग लगे होते हैं अनार के, सेब के, ये क्या करते हैं, गर्मियों में भी सेब आपको उत्पन्न हुए मिलते हैं। प्रकृति से विरुद्ध जा रहे हो, आप कर जरूर सकते हैं, लेकिन उसमें वो प्रभाव नहीं होता। जैसे जो फल का स्वाद, जो संतरों का, मौसमी का स्वाद आज से जो सही तरीके से उत्पन्न है, उसका स्वाद अलग ही मिलता है। स्वाद नहीं, उसके गुण भी अलग होते हैं। आज फल आपको 1.5 से 2 साल में लग जाते हैं, ऐसे फल पौधे उत्पन्न करती है। जो 5 से 6 साल 7 साल बाद फल देना शुरू करता था, आज 1.5 से 2 या 3 साल में फल देना शुरू करता है। फल वही देगा जो सामर्थ्यवान है, माने कुछ देने की योग्य हो। पहले उसका शरीर का निर्माण होगा, तने टहनियां सब मजबूत होंगी, अच्छे से परिपूर्ण होने के बाद वो फल देता है। लेकिन हमने डीएनए के साथ छेड़खानी की, वो परिवर्तन 3 साल में ले, जो साल में होना था वो 3 साल में ले आए। तो वो तत्व उस फल के अंदर, उस फल को हम ग्रहण करेंगे। जो क्षमता हमारे शरीर में 10 साल 12 साल 15 साल में आनी थी, 25 साल में आनी थी, वो बहुत कम में आ जाएगी। मेच्योरिटी पहले आ गई ना, पहले 14 15 16 साल तक थी, आजकल तो 10 साल 9 साल की महिलाओं के मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं। पुरुष के अंदर हार्मोन चेंज हो गए। जो व्यवस्था दूर होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, उसको पहले ले आए तो उसका प्रभाव भी ज्यादा है। उसका दूसरा मुख्य कारण नपुंसकता का ये भी कि हम हाइब्रिड चीजें खा रहे हैं। हाइब्रिड उस सब्जी के अंदर प्रभावित नहीं करती, उस फल के अंदर प्रभावित नहीं करती, उसने समय से पहले उसे पका दिया, खराब ना होने के लिए केमिकल आपने मिला दिया, वो जादू हमारे अंदर रहे, हम खा रहे हैं। हम सरल सी बात आप देखिए, सबसे ज्यादा उच्च गुणवत्ता का भोजन माँ का दूध मानते हैं, स्तन से जो दूध निकलता सबसे उच्च होता है, लेकिन उसके अंदर वो सारी केमिकल है जो उसने फल के रूप में, सब्जियों के रूप में खाए। तो बच्चा तो जाने अनजाने में जहर ही ले रहे हैं। अब जहर लेके थोड़ी जीवित रहेगा, वो कहीं ना कहीं बीमार रहेगा, पूरी उम्र कहीं ना कहीं वो तंग रहेगा, चाहे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और कमजोर रहता है। तो इन गलतियों को जब तक ठीक नहीं करोगे, इसके अलावा बहुत सारी चीजें जिसपे हमें चर्चा करनी है, जिससे हमें बातचीत करनी है और आम आदमी को जोड़ना है। और इन चीजों को अगर आपने स्वभाव में डाल लिया, कुछ अलग से नहीं किया, ऐसा कोई कार्य नहीं बताएंगे आपको जो आपको अलग से करना पड़े। जो आप कर रहे हो या आपसे जो हो रहा है उसे ही सही करना है, उसे बंद नहीं करना। वो काम तो करना है, लेकिन उसकी विधि थोड़ी सी बदलनी है। आप खुद अनुभव में आ जाओगे, समझ जाओगे कि मुझे क्या करना है, और ये करना जिसको आ गया वो कभी बीमार नहीं हो सकता। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, बच्चा 14 से 15 साल लगाता है, फिर आखिरी में यही पूछता है कि मैं किस विषय में आगे शिक्षा ग्रहण करूं, कौन सा सिलेक्शन करूं, क्या मैं करूं, कैसे करूं। अरे भाई, बच्चा ऐसी क्या शिक्षा थी कि 10वीं तक वो पढ़ के ये नहीं बता पा रहा है कि मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए। उसके बाद आपने पढ़ा दिया, अब क्या करूं, कोई व्यवसाय करूं, कोई नौकरी करूं, घर का काम करूं। इसका मतलब शिक्षा में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। हमें अपनी शिक्षा को बदलना पड़ेगा। शिक्षा केवल ये नहीं कि विद्यालय वाली, माता पिता या दादा दादी से जो शिक्षा मिलती है उसे बदलना पड़ेगा। समाज के अंदर ऐसा रुझान बनाना पड़ेगा कि युवा कुछ कर सकता है, उसके अंदर योग्यता है, उसको प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। करेगा तो अपने आप वो स्थान दे दो जिसके ऊपर कर पाए, मंच दे दो उनको, तैयार है करने के लिए। युवा भारत का बहुत कामयाब था, और विदेशी इसीलिए डरते हैं क्योंकि जिस दिन भारत के एक एक व्यक्ति को अपनी योग्यता का अनुभव हो गया, उस दिन भारत सबसे आगे बढ़ जाएगा। आज भारत पीछे क्यों है? क्योंकि आम आदमी के अंदर कुछ करने की क्षमता ही नहीं है। देश के लिए केवल सैनिक लड़ेगा। क्यों लड़ेगा? जब हम खरीदेंगे बाहर की चीजें, बाहर के देशों को हम धन दे देंगे भारत का, तो वो कैसे लड़ेगा? हर व्यक्ति सैनिक है। एक एक आर्मी एक एक व्यक्ति के अंदर रहती है, हर क्षेत्र से, चाहे वो शिक्षक है, चाहे डॉक्टर है, चाहे वैद्य है, चाहे योगाचार्य है, क्यों नहीं है, चाहे आम आदमी, वो हर एक देश का सिपाही है। अगर वो सही तरीके से कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करता है, अपना ही काम, कोई अलग नहीं,
भारत वैसे ही विकसित है, भारत कहीं पीछे नहीं, हर क्षेत्र में आगे। बस आपको अपनी योग्यता की पहचान करनी, आपके अंदर योग्यता बहुत है, बच्चों को एक बार समय दो, वो अपने आप कर सकते हैं। बहुत हमारे पास आते हैं केंद्र में, वहाँ बातचीत होती है, हमारा बच्चा है, हम उसको मेडिकल में लेके जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में लेना चाहते हैं, लेकिन पढ़ता ही नहीं। हम तो कह के थक गए, इसके लिए इतनी ट्यूशन की व्यवस्था करते, नहीं पढ़ता, हमें पता है इसमें स्कोप नहीं है। वो इतना मेंटली टॉर्चर कर देते हैं कि बच्चा जो है वो भी नहीं रहता, वो सिर्फ एक मशीन है। आप क्या करवाना चाहते हो मेडिकल, वो बच्चा पढ़ेगा, लगेगा, जो भी प्राप्त करेगा, लेकिन कुछ सब कुछ होते हुए एकदम खाली एकांत में रहेगा। इसीलिए आजकल जो जितने उच्च पद पे हैं, चाहे किसी कला में है, चाहे नौकरी में है, चाहे व्यवसाय में, सुसाइड रेट उन्हीं की ज्यादा बढ़ती जा रही है। जो ज्यादा पैसे वाले, ज्यादा धन वाले, ज्यादा उच्च पद वाले, वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं? वो उस चीज को पाकर भी नहीं पा रहे, उन्हें वो चीज नहीं चाहिए थी। हो सकता है बच्चा दाल रोटी काम चलाता, लेकिन खुशी रहती, उस परिवार में सुख रहता। पैसा अपनी जगह मायने रखता है, लेकिन केवल पैसा या संसाधन से आप उसको सक्सेस नहीं मान सकते। आपको सफल होना है तो हर क्षेत्र में हर चीज को समझना होगा कि आप अपने बच्चे को नहीं, आप तो चले जाओगे, लेकिन पीढ़ी कैसी बना के जा रहे हो। आज जो बच्चा सब कुछ पाते हुए अपने आप को अकेला महसूस करता है, उसकी कल को जब संतान होगी तो वैसे विचारों की उत्पन्न होगी। आपने तो किसी तरह डांट टपट के उसको कर दिया। आजकल के बच्चों को तो डांटना दूर, बोला ही नहीं जा सकता, कह नहीं सकते। माता पिता डरते हैं बच्चों से कि हमने अगर ऐसा कुछ कह दिया तो सुसाइड कर लेंगे। ये विचार कहाँ से आ रहा है? हमारी कहीं ना कहीं गलती। हमसे नहीं जुड़ पा रहे, फोन से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब हम समय नहीं दे पा रहे। वो टीवी ज्यादा देखते, सीरियल ज्यादा देखते हैं, फिल्में ज्यादा देखते, इसका मतलब उनके लिए कुछ करने को नहीं। उनको इतना व्यस्त रखो, शरीर नहीं थकता, दिमाग नहीं थकता, मन का भ्रम होता है कि थकान होगी। काम दोगे, उसका मन लगेगा तो थकान नहीं है। जैसे बच्चे को खेलने के लिए कह दो, सारा दिन खेले, खाना ना दो तो भी, लेकिन आप क्या कहते हो, बैठ जाओ, ये पढ़ना है, ये कंप्लीट करना है, इससे डर जाते हैं। बच्चे को पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, लेकिन व्यवस्था बनाओ। वो तो चाहता क्या है, उसको समय दोगे, बच्चा अपने आप खुश रहेगा। बच्चे को फोन टीवी नहीं चाहिए, उसकी इच्छा भी नहीं होती। कहाँ से? माँ को 9 माह तक इस चीजों से दूर रहना पड़ेगा। जब गर्भ धारण हो गया तो माँ सोच ले कि किस तरह के विचार वाला बच्चा पैदा होगा। अगर माताएं टीवी देखती है, फोन देखती है, तो आप चाहकर भी पूरी उम्र उस फोन से दूर नहीं कर सकते बच्चे को। तो माँ कैसा रिश्ता चाहती है? वो माँ चाहती है कि मेरा बच्चा मेरा सम्मान करे। तो आपको अपने बड़ों को, चाहे आपके सास ससुर है, चाहे माता पिता है, अगर आप उसी भाव से सम्मान करोगे तो ग्रहण तो वही कर रहा है। तो आप जाने अनजाने में माता पिता, माँ को पहला अध्यापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अब तक उत्पन्न नहीं वो ग्रहण करना शुरू करता है। माँ जो खाना खाती है, माँ जो श्वास लेती है, उसी से वो काम चला रहा है। तो माँ जो सोच रही है, जो देख रही है, वो भी तो बच्चा देख रहा है। इस चीज को बताया कब गया? महाभारत के अंदर अभिमन्यु का एक उदाहरण आता है, जो चक्रव्यूह को तोड़ना जान गया था, लेकिन बाहर आने का रास्ता नहीं पता था। तो वो चीज हम भी तो कर सकते हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण है, इससे पहले हजारों उदाहरण बने जो बताते हैं कि हमारा बौद्धिक स्तर बहुत आगे का था, हम बहुत आगे की सोच लेते थे। अब शायद ऐसा भी हो जाए जैसा हमने पूर्व जन्म की बात करते, पहले हाथी था फिर इंसान बना। शायद डीएनए के अंदर चेंज करते करते वैज्ञानिक स्तर पे पहुंच जाए कि किसी जीव से इंसान को उत्पन्न कर देंगे, या इंसान के डीएनए से दूसरे जीव को उत्पन्न कर देंगे। जो हमने सुना था कथाओं में, आपस में चर्चा करते, हमारे वाले मूर्ख कहते हैं ऐसा संभव ही नहीं, जिसने हाथी का जन्म लिया वो इंसान कैसे होगा? समय देखिए, हम ना रहे लेकिन ये व्यवस्था जरूर आ जाएगी कि डीएनए के साथ छेड़खानी करते करते जीवों से इंसान से जीव उत्पन्न कर लेंगे। जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, बाकायदा कहानियों के रूप में आएगा। कहानियां क्यों बनाई? क्योंकि कहानी सबको अच्छी लगती, बच्चा सुनता उसे ग्रहण जल्दी कर लेता है, इसलिए कहानियां अच्छी लगती। तो माता पिता हमारे पूर्वज हमें वो कहानी के रूप में बताते थे। और ये सब चीजें हो रही है, जो आपका आईवीएफ सेंटर हो रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी हो रही है, ये चीजें अध्ययन के रूप में बताई गई है। शंकर भगवान की हो, जिसमें संतान उत्पन्न करने की विधि वही है, गर्म पानी में रखना, पानी को उत्पन्न करना, इतने समय बाद डीएनए चेंज होगा, सारा कुछ वही विधि, लेकिन आजकल टेक्निकल होगा। तो ये चीजें हम कर चुके हैं, दोबारा वहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें इससे आगे बढ़ना है, तब विकास कहलाएगा। ये तभी संभव होगा जब आधारभूत नियमों पे परिवर्तन करोगे और उन पे कार्य करोगे। अलग से कुछ नहीं करना, कोई अभ्यास कोई व्यायाम ना करो, लेकिन घर पे जो 23 घंटे करे वो ठीक कर लोगे तो आपकी इच्छा उत्पन्न होगी। क्योंकि 23 घंटे ठीक कर लिए, अब ऊर्जा है आपके अंदर। अब उस ऊर्जा को दिशा दिखाने के लिए आप योग से जुड़े। योग से तो वैसे 23 घंटे जुड़े हो, लेकिन 24वां घंटा आपको ललक पैदा करेगा कि यार अब कुछ करना चाहिए। उस समय आप उनको योग अभ्यास कराओ, योग के लिए प्रभावित करो, मोटिवेट करो, वो अपने आप उस चीज को करेगा। और जो लक्ष्य हमारा है लोगों को जोड़ने का, जुड़ेंगे, 100% जुड़ेंगे। कोई ऐसा नहीं है जो ये कहते हैं कि योग से नहीं जुड़ना चाहते, लेकिन उनको उसके अनुसार, बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों के अनुसार, युवा है युवा, लड़का लड़की, सबको उसके अनुसार आप करवाइए, करना चाहते हैं।
तो आज इसी विषय पे चर्चा की कि योग को योग रहने दे, उसको खराब ना करें। केवल आसन प्राणायाम जो योग अगर विधि पूर्वक जानना चाहें, महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग दिया था। पहले उन्होंने यम दिया, फिर नियम दिया, फिर आसन, फिर प्राणायाम। ये क्यों बनाए? क्योंकि उन्हें पता था इसका स्तर यही रहेगा, सीढ़ियां यही होते, पहले दूसरी तीसरी इसी तरह चलते हैं। अब हम शुरुआत करते सीधा आसन या प्राणायाम को छेड़ना शुरू, या कुछ तो इतने बुद्धिजीवी हैं सीधे कुंडलिनी शक्ति पे टक्कर मारते हैं कि हमें कुंडलिनी शक्ति सिखा दो, वो लाइटें जला दो। वहां से दिक्कत आएगी। आपका शरीर उस स्तर का नहीं है, आप उस ऊर्जा को छेड़ा हुआ अपना प्रभाव दिखाएगी, आप उसके प्रति जागृत नहीं, लेकिन अंदर वाले हम जागृत हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होकर आपको बीमार भी कर देंगे। इसलिए उन चीजों को छोड़ दो। जो आधारभूत 23 घंटे जो काम करो केवल उसे ठीक कर लो, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। हाँ, साथ साथ में कुछ ऐसे अभ्यास जरूर करें जो उनको ठीक करते हैं, जैसे चेहरे के अभ्यास है जिससे इंटरनल ऑर्गन ठीक हो, क्योंकि एक्यूप्रेशर पॉइंट है फेस के, या तो एक्सपर्ट के पास जाओ, नहीं तो अभ्यास कर सकते हो। वो बैठे बैठे हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो सिटिंग उसकी जॉब है, चाहे लेटे लेटे सोने के लिए जाते तो भी उसे कर सकता है। तो करेंगे, स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं कह सकते हमारे पास टाइम नहीं। जब आपका टाइम हो तब वो अभ्यास करो, उसका लाभ मिलेगा। सुबह उठते हो ऐसा अभ्यास है जिससे पेट साफ जल्दी होता है। पिंडलियों की मसाज करके हर कोई सो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाभि में सरसों का तेल हर कोई डाल सकता है, गाय का घी हर कोई डाल सकता है, कोई मेहनत का काम नहीं। तो इन चीजों को आप लेके जाएं, योग बढ़ेगा, लोगों का रुझान बढ़ेगा, जो हम चाहते हैं वो चीजें आ जाएंगी। तो आज इतना ही, आगे फिर से हम प्रयास करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग के प्रति नहीं, जिसके लिए वो है, जो वो करें उसके प्रति उन्हें प्रभावित करें, वो ठीक होंगे, सीखेंगे। तो आज इतना ही, हम फिर से कुछ मिलेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।